So, a very good morning, all of you. Today, we are starting with chapter 4th of your Golden Race book, and the name of the chapter is The Tale of Bishnois. So, without wasting any time, we start with the chapter. Please listen to it very attentively, all of you. They say today Marwad is a treeless waste of sand and rocks. The only growing things are thorny shrubs, a few tufts of short rough grass, and an occasional stunned bear or babool tree. But incredibly, you can even see in this desert come across the odd village which with groves of well-grown khejdi trees, the cousin of babool, and is the kalp vriksha, the tree that fulfills all wishes. A full grown camel can enjoy a midday siesta in its shades. Its foliage nourishes goats, sheep, cattle, and camel. Its pods can be made into a delicious curry, and its thorn guard the farmer's fields against marauding animals. तो आज अगर हम मारवाड़ की बात करें तो जैसे ही मारवाड़ का नाम हमारे सामने लिया जाता है, व्हाट डू वी फील, हमारे दिमाग में क्या आता है? एक ना दूर तक सिवाय रेगिस्तान के कुछ भी नहीं, जहाँ पे थोड़े बहुत कांटेदार जो पौधे हैं, कैक्टस टाइप जो थोड़े थॉर्नी श्रब्स हैं वो उग रहे होंगे. एवरीवेयर देयर इज सैंड सैंड एंड सैंड अलोन. लेकिन उस मारवाड़ के बीच में हम छोटी सी एक ऐसे गांव हमको देखा जाता है जिस गांव का नाम है खेजा डाली. ठीक है, जहाँ पे हरियाली भी है, जहाँ पे बबूल का एक कज़न ब्रदर खेजा कल्प वृक्ष करके जो पेड़ है वो उगता है, और उसकी जो छाया है, मतलब वो इतनी दूरी के अंदर उसकी छाया फैलती है कि एक कैमल उसकी छाँव में बैठ सकती है. उसकी जो पत्तियाँ हैं, उसकी जो फॉलियल्स है, उससे कैटल खा सकता है. उसके अंदर कोई बेर का टाइप का कुछ लगता है जिसकी कड़ी बहुत टेस्टी बनती है. ठीक है, और उसको हम बहुत तरह से यूज़ कर सकते हैं. और जो उसके कांटे होते हैं जब वो झड़ जाता है तो वो किस लिए, जो फील्ड्स होती हैं, होते हैं ना, बाड़ बंदी करने के काम आती है, ताकि जो आवारा जानवर है वो किसी के खेत के अंदर ना घुस सके. तो इन सब के लिए जो वो ट्री है वो काम आता है. अब वो बता रहे हैं कि वंस अपॉन द टाइम द डेजर्ट ऑफ मारवाड़ हैड नॉट गेट कॉन्कर्ड the vast territory over which it holds its sway today. Even though its climate was the same as it is today, the land was covered by thousands upon thousands of khejri trees, and there were plenty of bear, kher, and sangri. These plains were the homes of thousands of antelopes, blackbuck, chinkara, and nilgai, and on this bounty lived the tribal bheels. तो ये कह रहे हैं कि जो डेजर्ट है मारवाड़ का, ये तो अब हुआ है ना, बहुत बहुत पहले की बात है, जब क्लाइमेट, हालांकि क्लाइमेट जो हॉट क्लाइमेट ही है ना, जो समर्स है दे आर वेरी हॉट एंड द विंटर्स आर वेरी कोल्ड इन डेजर्ट एरियाज. तो क्लाइमेट कंडीशंस तो ऐसी थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा हरियाली हुआ करती थी. ये नाम बता रहे हैं हमें कि बेर, खेर और सांगरी के खूब पेड़ वहाँ लगा करते थे, और खूब सारे एंटीलोप्स, चिंगारास जो है वहाँ पे हमें मिलते थे. और वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी है भील्स की, वो वहाँ ज़्यादा रहा करती थी. भील एक जाति होती है, कम्युनिटी होती है, वो लोग वहाँ पे रहते थे. About 3,000 years ago, hordes of cattle keepers began to pour India from West and Central Asia. Some of them spread into Marwar, but the Bhils resisted their encroachment. But the invaders had horses and superior weapons, and pretty soon took care of the Bhils. In any case, the land appeared boundless, and Bhils retreated a little towards the Aravalis. The population of Marwar was on the increase. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि लगभग 3,000 साल पहले वेस्ट एशिया से और सेंट्रल एशिया से जो कैटल कीपर्स होते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि वो भी डेजर्ट एरिया ही है, तो वहाँ से जो कैटल कीपर्स हैं अपने अपने भेड़ बकरियों मवेशियों के साथ उन्होंने इंडिया की तरफ प्रस्थान किया है ना. वहाँ पे ड्रॉट पड़ गया होगा या कोई भी रीज़न होगा. तो भील्स ने शुरू में तो उसको रेजिस्ट किया, उसको मना किया उन लोगों को आने से, लेकिन क्या उनके पास सुपीरियर वेपन्स थे, और उनके पास जो क्या था, वो बहुत अच्छी आर्टिलरी थी, हॉर्सेस थे. तो वो क्या कर रहे थे, वो भील्स को उन्होंने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि भील्स को प्रोटेक्शन मिल रहा था, इसलिए भील्स को, और इतना इमेंस लैंड दिख रहा था कि जगह की तो कोई कमी है ही नहीं. तो जो भील्स है वो थोड़ा सा और पीछे, और वो अरावली की तरफ हो गए, और धीरे धीरे जो मारवाड़ है वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ने लग गई, क्योंकि वेस्ट वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके रहने लग गए थे. But as centuries passed, the large herds of cattle began to affect the vegetation. The seedlings and saplings were grazed down and had little chance to grow. Invaders and the tribal Bhils found less and less to sustain themselves. Finally, the 13th century AD saw the final conquest of the Bhils by the Rathors of Kannauj. The Rajputs now ruled the whole of Marwar. ठीक है, अब धीरे धीरे समय बीतता गया, क्योंकि कैटल भी इतना ज़्यादा हो चुका था, लोग भी इतने ज़्यादा हो चुके थे
कि किसी मतलब पेड़ को उगने ही नहीं दिया जाता था, वो थोड़ा सा उगता था, इतने में कोई कैक्टस को खा जाते थे ना, गाय भैंस भेड़ बकरी इतने सारे हो गए थे, और इंसान भी जो सारा फॉलेज उसको खाने में लगे हुए थे, और धीरे धीरे जो है उनके पास खाने का जो सारा सामान है वो ख़त्म है ना, वेजिटेशन हो ही नहीं रही थी। और उसके ऊपर से जो राजपूत है उन्होंने और उसको कॉन्कर कर लिया और पूरे मारवाड़ के वो राजा बन गए। तो जो भील्स थे वहाँ की, उनकी जो डायनेस्टी है वहाँ पे एंड हो गई। Now, they say, in the year 1451 AD, during the reign of Rao Jodhaji, one of the bravest of the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. His father was the headman Thakur Lohat and mother Hamsa Devi. The boy was called Jambaji. As a little boy, he was given the task of looking after his father's large herd of cattle and sheep. It was great fun to take the animals out grazing, lie in the shade of a khejuri tree and watch the herds of blackbuck. Jambaji was fascinated by the lithe grace of the handsome antelope and thought that there was no sight more enthralling than the fight between two well-grown stags. अब उसी टाइम में वहाँ पर एक बहुत ही ब्रेव राठौड़ किंग जिसका नाम था राव जोधाजी, उनका रेन हुआ, और उनके टाइम के अंदर वहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ पीपासर के अंदर। जो बच्चा था उसके जो फादर थे वो ठाकुर लोहट सिंह थे, वो हेडमैन थे, मतलब वो भी बहुत बड़े ज़मींदार थे, और उनकी मदर का नाम था हंसा देवी। जो बॉय था उसका नाम था जम्बा जी, और जब वो छोटे थे तब उनको क्या काम दिया गया था कि उनको भेड़ बकरियां चरा के रहनी, कैटल हर्डिंग का उनको काम दिया गया था। ही यूज़ टू टेक द कैटल फॉर ग्रेजिंग एंड ही यूज़ टू इन्जॉय दैट। वो बहुत इन्जॉय करते थे और उनको बहुत मज़ा आता था वहाँ पे, है ना। और वो कहते थे कि जो सबसे अच्छी जो साइट होती है वहाँ पे होती है जब टू वेल ग्रोन स्टैग्स जो होते हैं ना, जब वो लड़ते हैं तो मतलब यू इन्जॉय सीइंग इट, ठीक है। नाउ व्हेन जम्बाजी वाज 25 years old, अब बचपन से मतलब वो 25 साल के हो गए हैं, एंड ही वाज वेरी ब्रेव ऑफ कोर्स। व्हेन ही वाज 25 years old, अ ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन। अब जब वो 25 साल के थे तब वहाँ पर पूरे रीजन के अंदर बहुत डिज़ास्टर, क्या डिज़ास्टर था कि द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, कि जो थोड़ी बहुत बारिश हुआ करती थी उस एरिया के अंदर वो भी नहीं हुई, वो भी एकदम ख़त्म हो गई। The worst sufferers were the cattle. In the first year of drought, they could eat the bajra straw stored in the house. The second year was very bad. There was not a blade of grass left standing anywhere. People hacked at any tree they could find and fed the animals on the leaves. But even so, there was not enough browse for the hungry animals, and the drought continued for 8 consecutive years. तो पहले साल में तो उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने जो बाजरा वगैरह स्टोर कर रखा था वो उन्होंने खाया। लेकिन वो जो ड्रॉट है वो कितने साल तक चला? 8 साल तक बारिश की एक बूंद नहीं हुई, मतलब उनके पास जो कुछ भी था वो सब एकदम ख़त्म हो चुका था। अब the people had hacked and hacked the last bit of foliage from the trees which finally began to dry up. अब हम पेड़ काटते हैं, पेड़ों को जब हम ऊपर से काटते हैं तो हम क्या एक हरी पत्ती को छोड़ते हैं ना ताकि वो वापस ग्रो हो जाए, लेकिन लोगों के अंदर इतनी भूख हो गई थी कि उन्होंने जो लास्ट फॉलेज था उस तक को उन्होंने काट दिया था। तो अल्टीमेटली जो ट्रीज थे दे ऑल्सो स्टार्टेड टू ड्राई अप, वो ख़त्म हो गए थे। When stored grains exhausted, people ate khejudi pods and flour of dried maize seeds. When this too was exhausted, they tore the bark of the sangri tree, powdered and cooked it. They hunted every one of the starving blackbirds, and finally they abandoned all hope and migrated in masses. Tens of thousands of cattle perished on the way, but now the whole country was barren. There was not a tree in sight for miles together, nor a single cow or a blackbuck. The only people to hold were big landlords like Jambaji's father, with huge stores of bajra that somehow lasted through the difficult times. अब लोगों के पास धीरे धीरे कमी आने लगी खाने की, ऑब्वियसली आनी थी, इतने लोग खा रहे थे, जो कैटल है वो मरने लगे। अब लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, पेड़ों को काट के और उसकी जो बार्क होती है उसी को पीस के और उसी को पका के और उसी को खाया। जानवरों को खाने लग गए क्योंकि कुछ था नहीं, कैटल वो वैसे ही मर रहा था, और जब वहाँ पे कुछ नहीं था लोगों ने ऑफकोर्स वहाँ से माइग्रेट करना शुरू कर दिया, वो एरिया छोड़ के जाने लगे, और बहुत सा कैटल जो है वो रास्ते के अंदर मर गया, और दूर दूर तक कोई भी एक भी पेड़ नहीं था। ज़्यादातर जो लोग हैं वहाँ से माइग्रेट कर चुके थे। हाँ, जम्बा जी के जो फादर है वो एक अच्छे ज़मींदार थे, तो इनके पास स्टोर था बाजरे का, तो जो समहाउ दे मैनेज टू सर्वाइव इन दोज क्रूशियल टाइम्स, वो वहाँ पे रह गए।
जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट. अब जम्बाजी भी ऑफकोर्स इससे अफेक्ट तो होना ही था. इवन ही वॉज अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट. मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस बिकॉज ऑफ द सफरिंग्स ही सॉ अराउंड हिम. अब बहुत सी रातों को वो सो नहीं पाते थे. उनको जो डिज़ास्टर वो देख रहे थे उसके बारे में वो सोच सोच के बहुत बेचैन हो जाते थे. And finally, at the age of 34, he had a vision. He saw a man intoxicated with own power, destroying the world around him, and he decided to change it all. If life was to flourish again in this desolate land, Jambaji saw that man would have to live in a different way and according to different tenets and beliefs. Jambaji wanted the earth to be covered once again by the abundance of khejdi, berker and sangri trees. He wanted herds of blackbuck to frolic again, and he wanted men to work for this. Jambaji knew the way to achieve this, and he began to broadcast his message in the year 1485. अब जम्बाजी को बहुत दुख होता था एंड ही वांटेड टू रीगेन दैट जो फॉलेज था ग्रीन बेर के सांगरी ट्रीज. और उनको क्या एक सपना आया कि जो मैन है वो अपनी पावर के अंदर नशे के अंदर धूत है और वो सब तबाही मचा रहा है. और वो कह रहे इस तबाही को दूर हम ही कर सकते हैं ना. हमको हमारी जो लिविंग हैबिट्स है, ईटिंग हैबिट्स है, उनको हम चेंज करके और हम वापस जो है वो हरियाली जो है ला सकते हैं. और उन्होंने उनको पता था उनको क्या करना है. उनको ये पता था कि थोड़ा सा हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर चेंज करके एंड वी कैन अचीव एवरीथिंग विच वी वांट. तो उन्होंने जो अपना मैसेज है वो 1485 के अंदर वो उन्होंने ब्रॉडकास्ट किया. उसका थोड़ा फैलाना उन्होंने स्टार्ट किया. अब हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स. उनके जो मैसेज थे उसके अंदर 29 प्रिंसिपल्स थे मेन. ठीक है, इसीलिए तो बिश्नोईस कहा जाता है. 29 हिंदी में बोलता है ना 20 और 9 बिश्नोई. तो इसीलिए जो उनके जो प्रिंसिपल्स है वो जो भी उनके जो 29 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है उन लोगों को बिश्नोईस कहा जाता है. बिश्नोईस कहा जाता है. Its two major commandments were prohibition against cutting down of any green tree and killing of any. और जो मेन उसके जो थे ना उसे 29 उसके अंदर प्रिंसिपल्स थे. जो मेन प्रिंसिपल्स थे कि दे विल नॉट कट एनी ग्रीन ट्री. वो किसी भी हरे पेड़ को नहीं काटेंगे और किसी भी जानवर का शिकार वो नहीं करेंगे. ये मेन प्रिंसिपल्स थे उसके. Jambaji's message of humanity and respect of all living things was eagerly accepted. His teachings prompted the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. अब जम्बाजी की जो मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी था वो सब लोगों को पसंद आया एंड पीपल दे बिगैन टू फॉलो हिम टू reclothe this earth with vegetation again. Jambaji's followers are called Bishnois, 29ers. Bis is 20 and Noi is 9. Because they adhered to Jambaji's 29 precepts, they preserved the trees around the villages and protected blackbucks, chinkaras, peafowl and all the birds and animals. Gradually, the territory became covered by trees, the cattle had abundant browse, the land recovered its fertility and the Bishnois became a prosperous people. ठीक है, धीरे धीरे टाइम बीतता गया और उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया. उन्होंने हरे पेड़ों को नहीं काटा, उन्होंने जानवरों का शिकार नहीं किया और धीरे धीरे ऑफकोर्स इस टुक टाइम. ऐसे नहीं होता कि एक रात के अंदर ही वहाँ पे वापस, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ जो है मारवाड़ जो पहले था वो वैसा उसने एकदम ग्रीन फॉलेज जो उनका आ गया था. But outside the territory all continued as before. The land was still being stripped of its green cover and the desert was spreading. The ninth descent of Jambaji's contemporary Rao Jodhaji now occupied the throne of Jodhpur. अब जो जहाँ जहाँ जम्बाजी के फॉलोवर्स रहते थे वहाँ हरा भरा था और उस गांव के बाहर जाते ही वही एरिया था, वही डेजर्ट था. अब 9th सेंचुरी के अंदर वहाँ पे कौन आया? 6 राव जोधाजी है, उसने जोधपुर का राजा वो बनाया गया. इन द 6th year of his reign, जब उनको राज करते हुए 6 साल हो गए थे, 1730 के अंदर महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ. उन्होंने अपने लिए एक राजमहल बनाने का निर्णय लिया. A beautiful palace made of famous red stone of Jaipur. This would need a lot of lime. Limestone is of course quite abundant in this tract, but it has to be cured and lime kilns would need a lot of fuel. ठीक है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपने लिए एक बहुत बड़ा राजमहल बनाएंगे. किससे बनाएंगे? रेड स्टोन से. रेड स्टोन वहाँ पे बहुत मिलता है, लेकिन रेड स्टोन को पहले क्या करता है, भट्टी के अंदर उसको तपाना पड़ता है. उसके लिए जो लाइम चूना चाहिए होता है उसको. अब चूना भट्टी तपाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए. अब डेजर्ट एरिया के अंदर फ्यूल कहाँ मिले, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट, बट एज लक वुड हैव इट
देयर वॉज अ लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोइज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर, लेकिन उनका जो लक है वो उनके साथ दिया और 16 माइल्स जोधपुर से बिश्नोइज की एक बहुत बड़ी सेटलमेंट थी और जहाँ पे बिश्नोइज है वहाँ पे ऑफकोर्स हरियाली ट्रीज सब था. These people had accepted Jambasri's precepts nearly 2.5 centuries ago and had nursed hundreds of khejri trees near their villages, and was the excelment limestone too near their villages. Khejadi Abhay Singh's Diwan ordered that lime kilns to be started near Khejadali to begin the construction of the palace. ठीक है. अब खेजाडाली जो गांव था उसके आसपास बहुत सारी लाइम की वो थी, तो उनका जो दीवान था अभय सिंह का, उसने कहा कि वहाँ से लाइम लो और खेजाडाली से ट्रीज़ काटो और हमारा जो काम पैलेस का जो निर्माण कर रहे हो उसको शुरू कर दो. बट वेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल दे फाउंड दैट बिश्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज. अब जब राजा के आदमी वहाँ गए पेड़ काटने के लिए तो वो क्या देख रहे हैं कि जो बिश्नोइज है उन्होंने उनको पेड़ नहीं काटने दिए. दे रिफ्यूज्ड देम टू कट द ट्रीज. The Khejdi must be left alone to cut these green trees was a violation of their religion. The workers returned to Jodhpur. The Diwan was enraged with insolence. He personally accompanied the workers on the horseback to Khejadali village and ordered the trees to be cut. अब जब वापस आए वो लोग और उन्होंने कहा कि वो लोग तो नहीं काटने दे रहे क्योंकि उनके धर्म का मामला है, तो जो दीवान है उसको बहुत गुस्सा आया और वो उन वर्कर्स के साथ खुद उसने अकम्पनी की और वो खुद वहाँ आया वहाँ पे काटने के लिए. The axes were raised and the whole village gathered. They begged that the religion to be desecrated. They pleaded for the preservation of trees that their ancestors had nurtured over generations, but the Diwan was determined. The trees must be cut to fuel the lime kilns. He ordered the workers to go ahead, but the Bishnois were determined too, and most determined among them were the veritable incarnation of Durga, Amrita Devi, wife of Bishnoi Ramkot. The trees will never be cut down unless you cut us first, she said, and calling to her 3 daughters, 2 in her, they clasped 4 of the trees. अब दीवान आ गया और वो बहुत गुस्से में था. उसने कहा काटो ट्रीज़ को, तो सब मना कर रहे थे. इनमें बीच में एक अमृता देवी करके एक लेडी है, उसने बोला कि ट्रीज़ तो तभी कटेंगे जब आप हमको काटोगे, और उसने एक ट्री को ऐसे हक कर लिया और उसने अपनी 3 बेटियों को और बुला लिया और वो चारों जने जो ट्रीज़ को पकड़ के खड़े हो गए, बोले इनको ट्रीज़ को काटने से पहले तुम्हें हमें काटना पड़ेगा. द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड ऑल 4 ऑफ देम टू बी कट विद द ट्रीज. अब दीवान को बहुत गुस्सा आ रखा था क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरी पावर की कोई वैल्यू नहीं है. उसने बोला कि साथ में काट दो, इनको भी काटो. The axes fell and the brave women were cut into pieces, but the Bishnois were not to be cowed. More and more of them came forward to hug the trees to be cut down with them. The news of this massacre spread rapidly, and thousands of Bishnois rushed from the 84 surrounding villages to help their brave brothers and sisters. Altogether, 363 Bishnois sacrificed their lives to guard their sacred heritage. अब उन चारों को काट दिया तो बिश्नोइज ऐसे नहीं थे कि वो डर गए घबरा गए, एक एक करके वो और आगे आते गए और वो ट्रीज़ को हक करते गए. धीरे धीरे ये जो खबर है फैलने लगी, तो जो आसपास के जो गांव के जो और बिश्नोइज थे वो भी वहाँ पे अपने ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को हेल्प करने के लिए आए. और उस दिन 363 बिश्नोइज को उस दिन पेड़ों के साथ में जो है काटा गया. The Maharaja's men, who had never imagined that things would come to such a pass, were now truly frightened. They rushed back to Jodhpur to report happenings to Abhay Singh. Abhay Singh was clearly that the might which had successfully challenged the power of Aurangzeb could do nothing in the face of such moral courage. He personally wrote to Khejadali to mend matters. He assured the weeping, agonized mass of thousands of Bishnois that from now he would fully respect their religious principles. A copper plate inscribed with this promise was presented to the Bishnois. Henceforth, the inscription said, no green tree would ever be cut near the Bishnoi village, nor would any animal be hunted in the vicinity. ठीक है, तो जब महाराजा तक ये बात पहुंची तो महाराजा को ऑफकोर्स बहुत बुरा लगा और वो पर्सनली वहाँ पे गए और उन्होंने उनको सहानुभूति दी और उन्होंने ये प्रॉमिस किया, ये आश्वासन दिया कि आप लोगों के एरिया के अंदर कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा. और प्लस एक कॉपर प्लेट के ऊपर इंस्क्रिप्शन है ना लिख के उसको और उनको ये दिया गया कि हम अब से आपके पेड़ों की और आपके एनिमल्स की रक्षा करेंगे. अच्छा, हम सबको अभी हमने जो सलमान खान और जो हिरन वाला केस हम सब ने सुना है, मतलब ऑफकोर्स दैट एक क्राइम है, पर वो क्यों इतना ज़्यादा तूल पकड़ा हुआ है? बिकॉज ही वॉज देयर इन द बिश्नोई विलेज, जहाँ पे इट इज़ अ है ना रिलीजियस प्रिंसिपल्स इज दे आर हर्टिंग मोर. ओके,
Now, 2.5 centuries have passed since this episode. Bishnois have now been guarding the trees, giving succor to wild animals of Rajasthan, हरियाणा एंड मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries. 5 centuries हो चुकी हैं, मतलब 500 साल हो चुके हैं. और जो बिश्नोईज़ है वो राजस्थान में, हरियाणा में और यहाँ तक कि अब मध्य प्रदेश के अंदर भी मतलब फैल चुके हैं. जम्बा जी के जो टेनेंट्स मानने वाले लोग हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा हरियाली और एनिमल्स को उन्होंने सेव किया है. Elsewhere, the green cover of Indian subcontinent has ravaged and continues to be destroyed at an ever accelerating pace. और बाकी जगह जहाँ बिश्नोईज़ है वो बेचारे तो अपना सेफ गार्ड कर रहे हैं, और बाकी हर जगह जानवरों को मारा जा रहा है. ग्रीन जो पेड़ है, हरियाली, उनको काटा जा रहा है. Thousands upon thousands of blackback that once roamed in Indian plains have vanished without a trace, but near the few Bishnoi villages, the greenery not only persists but also ever on increase round the villages. The blackbucks roam freely, as in Kalidasa's time near the ashram of sage Kanva. Akbar was so amazed to see these herds of fearless blackbucks near Bishnoi temples that he personally recorded his wonder at witnessing a scene from Satyuga, the age of truth, in this Kalyug, the corrupt present. अब वो कह रहे हैं कि जो ब्लैक बग है वो कहीं ना कहीं अब तो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर है. देखिए एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, दिखते ही नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी जो बिश्नोई लोग रहते हैं वहाँ पे बहुत सारे जो ब्लैक बग्स हैं वो आज भी मिलते हैं. तो इससे क्या पता चल रहा है कि और कह रहे हैं कि एक बार अकबर जो है वो किसी बिश्नोई विलेज के पास क्रॉस हुआ, तो उसको बोला, मतलब उसने जो हरियाली और एनिमल्स इतने फ्रीली घूम रहे थे, तो बोल रहे ये देख के मुझे जो सतयुग की याद आ गई है ना, कलयुग के अंदर, और मुझे सतयुग जैसा एक जो चित्र देखने के लिए मिला है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ द बिश्नोईज. The sight is even more astonishing for us today than it was for the Emperor Akbar 4 centuries ago. The Bishnois continue to hold on their magnificent obsession to this day. At the village Kheja Dali, where the Bishnois pass the supreme test of fire, there is one ancient khejri tree which escaped the massacre. ठीक है, अब वो खेजा डाली के अंदर जहाँ पे वो माज़ाकेयर हुआ था, जहाँ पे इतने लोगों को मार दिया गया था, एक खेजड़ी ट्री था जिसने उसको मतलब जो नहीं कटा था, बाई चांस वो बच गया था. The Bishnois planted 363 more trees around it in the memory of 363 martyrs. अब बिश्नोईज़ ने क्या करा, उस पेड़ के आसपास 363 ट्रीज और प्लांट किए, वो जो लोग शहीद हुए थे उन लोगों की याद के अंदर. And these trees being nurtured with love, and they are growing very fast. Every year there is a religious fair in this spot 5 days before the full moon in the month of Bhadrapada. It is an occasion which every tree lover of India should witness at least once in his lifetime. और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो पूरी चांदनी रात होती है भाद्रपद मास की, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है, और कह रहे हैं कि जो भी ट्री लवर है उसको कम से कम एक बार वो जगह ज़रूर विज़िट करनी चाहिए. And this is a story written by Madhav Gadgil. Now Madhav Dhananjay Gadgil was born in 1942. He is an Indian ecologist, academician, writer, columnist, and the founder of Center of Ecological Science. He is a recipient of Volvo Environment Prize. The Government of India awarded him the 4th highest civilian award of Padma Shri in 1981 and also the Padma Bhushan in 2006. Now about the text, they say that the tale about the Bishnoi community that brought a drastic change in the ecology of Marwar in Rajasthan. This area had been very dry for centuries, where trees and animals were not in a sufficient number. The Bishnois sacrificed their lives to guard the khejri trees and did a big plantation in the area. They contributed a great deal to protect birds and animals. So with this we end the chapter. I hope all of you have understood the chapter. वेरी क्लियर, समझ में आया सबको चैप्टर? बहुत अच्छा चैप्टर है, एंड एक हमें सीख दे के जा रहा है कि इफ़ वी मिस यूज थिंग्स, है ना, इवन विल बी द वर्स्ट, वी ओनली आर गोइंग टू बी द सफरर्स ऑफ कोर्स, है ना, आइदर वी और आवर फ्यूचर जनरेशंस आर गोइंग टू सफ़र. सो वी शुड नॉट मिस यूज थिंग्स, है ना. नेचर इज़ गिविंग अस abundance of things, so we should utilize them properly. So with this we end the class here.